नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जी.एस. अवाना फिर से एक कानून के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ और इस कानून के बारे में मैं आसान तरीके से, सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ये कानून है हमारे वरिष्ठ नागरिकों का कि इनके हितों की रक्षा किस तरह से की जाए। आज एक कानून है, परंतु बहुत सारे लोगों को इस कानून के प्रोविजंस के बारे में, इस कानून के बारे में पता नहीं। ये कानून हालांकि 2007 में बनाया, जो पेरेंट्स की, सीनियर सिटीजन्स के हितों की रक्षा करता है और उनकी मेंटेनेंस की बात करता है। अर्थात अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल प्रॉपरली नहीं करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, तो ये कानून उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उन सभी बुजुर्गों को, उन सभी माता पिताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। कानून 2007 में आया, परंतु इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या हुई? ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है, जहाँ पे हर बच्चे का, हर संतान का ये फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, उसके हितों का ध्यान रखे। जिसने उसको बनाया, जिसने ये सब कुछ किया, देखने में आता है उन्हीं को वो बच्चे घर से बाहर फेंक देते हैं, लाचार कर देते हैं। एक तो शरीर से उम्र में उतने एनर्जी, उतना ताकत रहती नहीं, और दूसरा उन अत्याचारों को देख के कोई आता नहीं। पहले होता था कि अगर कोई किसी बुजुर्ग के साथ गलत कर रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी, ख़ानदान के रिश्तेदार आके उसको धमकाते थे, डांटते थे, वो शर्माता था। पर आज पड़ोस में ही कुछ भी हो रहा हो, किसी अत्याचार हो रहा हो, कोई नहीं आता। ये बड़े दुख का विषय है। और इन्हीं सब कारणों से को देख के सरकार ने 2007 में एक कानून, जिसका नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 वो लेके आए, जो भारत में लागू है। और ये जो सिटीजन हैं भारत के, उन पर ही लागू नहीं है। जो भारत में रहते हैं, भारत के सिटीजन हैं, भारत में रहते हैं, उन पर ही लागू नहीं है। जो भारत के सिटीजन भारत से बाहर चले गए हैं, उनके कई बच्चे बाहर रहते हैं, वो बहला के फुसला के बुजुर्गों को अपने साथ अमेरिका, इंग्लैंड ले जाते हैं और वहाँ ले जाके उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये ऐसे सभी बुजुर्गों की रक्षा करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो भारत के नागरिक हैं और उन पे उनकी संतान अत्याचार करती है, तो ये कानून उनके लिए भी है। अब इस कानून के बारे में अगर बात कहें तो इसको थोड़ा विस्तार दिया गया है। कानून को विस्तार दिया गया है, चिल्ड्रन को इसमें परिभाषित किया है। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। बच्चे से तात्पर्य क्या है? क्या केवल उनके लड़के? नहीं,
अगर वो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके बच्चे नहीं, केवल लड़का नहीं, लड़की भी, और लड़का और लड़की भी नहीं बल्कि उनके बच्चे भी, जो पोता है, परपोती है, उनको भी यहाँ पे उनके बच्चों की श्रेणी में रखा गया, बशर्ते वो माइनर ना हो। केवल बालिग जो हैं उनको इसमें रखा गया है, नाबालिग को बच्चे की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब सवाल उठता है कि मेंटेनेंस से क्या मतलब है, देखभाल से क्या मतलब है, किस तरह की देखभाल? तो देखभाल को भी परिभाषित किया गया है, खाने की, फूड, कपड़े लत्ते की, जो क्लोथिंग, रहने की, रेजिडेंस, और दवा दारू की यानी कि मेडिकल का ट्रीटमेंट, ये सब देखभाल में शामिल होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ वो नहीं कर रहे हैं उसके बच्चे, तो वो इस कानून के दायरे में आते हैं। अब सवाल उठता है कि पेरेंट से क्या मतलब है? पेरेंट को भी इसमें परिभाषित किया है, यानी कि जो बायोलॉजिकल, जिससे पैदा हुआ है बच्चा, वो माँ बाप तो हैं ही, इसके अलावा किसी ने गोद लिया है तो वो भी उसके पेरेंट है, उसको भी इसी भाषा में रखा गया है। या सौतेला बाप, सौतेली माँ, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, वो भी पेरेंट ही हैं। और आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि कई ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन हैं कि जिनके बच्चे ही नहीं, जो चाइल्डलेस हैं, तो उनके हित की कैसे रक्षा हो? तो उसके लिए भी डेफिनेशन है, परिभाषित किया गया है कि उनका बच्चा या उनकी देखभाल कौन करेगा। वो संबंधी जिनको उनकी संपत्ति गई या जाने वाली है उनकी डेथ के बाद, वो सब भी इसके दायरे में आते हैं, बशर्ते वो नाबालिग ना हो। अब पेरेंट तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी एज हो सकती है माँ बाप की। तो बच्चा बालिग होना चाहिए, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की, पेरेंट की सेवा करे। परंतु सीनियर सिटीजन को भी परिभाषित किया गया है। कौन है सीनियर सिटीजन? हर वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है इस देश में जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो 60 साल से ज़्यादा जो भी है उसको सीनियर सिटीजन इसमें कहा गया, वरिष्ठ नागरिक उसको कहा गया है। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस की। तो पहले दोस्तों मैं बताऊं कि ये ही नहीं पता है बेचारे बुजुर्गों को, ज़्यादातर अनपढ़ हैं या चल फिर नहीं सकते, इतने अलर्ट नहीं है कि मैं अपनी शिकायत कहाँ दूँ, किसको दूँ, कैसे दूँ। तो आज इन्हीं सब उत्तरों को हम बताने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। अब किसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पेरेंट या सीनियर जो सिटीजन है? तो इसकी दफ़ा 4 जो है वो बताती है कि मेंटेनेंस की यानी कि किसको मदद की अपने बच्चों की ज़रूरत है, उसको इसमें परिभाषित किया है। जो स्वयं को मेंटेन ना कर सके, अपना गुजारा ना चला सके,
या जो अर्निंग है, जो उनसे आय हो रही है, जिस प्रॉपर्टी के उनके पास है, वो जो आय है वो इतनी काफ़ी ना हो, तो वो सबको मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ऐसे सभी लोग एक एप्लीकेशन देंगे। अब ये एप्लीकेशन किसके खिलाफ देंगे? कि जो पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, वो सब, और जिनके बच्चे नहीं हैं, सीनियर सिटीजन, वो जो उनके लीगल हायर हैं, जिनको उसकी संपत्ति जाएगी उसके बाद या नज़दीकी है, उनको नामित करेंगे कि ये मेरी मेंटेनेंस। इसमें एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक से ज़्यादा हैं तो फिर कितना शेयर उनको आएगा मेंटेनेंस का देने के लिए, भत्ता देने के लिए? जितनी उनकी भागीदारी बनती है उतने ही, उसी अनुपात में उनको शेयर देना पड़ेगा। अब सवाल एक बड़ा उठता है कि भाई मान लिया जाए कि एक आदमी एप्लीकेशन नहीं दे पाता है खुद, तो कैसे करेगा? एप्लीकेशन देनी है कहाँ पे? ट्रिब्यूनल में, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। अब वो अकेला आदमी है या इतना नहीं जानता, नहीं कर सकता, तो क्या कोई और दूसरा एप्लीकेशन दे सकता है? जी बिल्कुल, कोई और दूसरा व्यक्ति उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकता है। साधारण सी एप्लीकेशन होती है, इसमें कोई ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा सूट और ये सब चीज़ें बनाओ। एक साधारण सी एप्लीकेशन देनी है सब, वो क्योंकि वो एडवोकेट तो है नहीं, कोई उसे ज़रूरत भी नहीं है। वो सीधा लिखे कि साहब मैंने देखा ये बुजुर्ग दंपत्ति रहती है, उन्होंने मुझे कहा है, मैं उनकी सहमति से ये एप्लीकेशन कोर्ट में दे रहा हूँ, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही, ट्रिब्यूनल में दे रहा हूँ, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में मैं दे रहा हूँ। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की जहाँ तक बात है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के लिए आदेश है इस एक्ट में कि हर एक राज्य सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ट्रिब्यूनल तो करेगा, एक ट्रिब्यूनल तो रहेगा ही, वो स्थापित करेंगे। और ट्रिब्यूनल को अधिकार है सिविल कोर्ट का, इसके लिए इसमें स्पष्ट कहा गया है। अब खुद कर सकता है, किसी और से कह के वो दरख्वास्त लिखवा के सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में डलवा सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो देखता है कि भाई बहुत दशा में आज बहुत अच्छे ऐसे एनजीओ भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वृद्ध लोगों की सेवा में काम करते हैं, तो वो उनसे पूछेंगे बाबा हम दे दें आपकी तरफ से? वो कहते हैं हाँ, तो वो भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये बात हुई एप्लीकेशन की। या ट्रिब्यूनल की ही अपने संज्ञान में ये बात आती है, यार वहाँ पे हमने देखा वो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ गलत हो रहा, तो ट्रिब्यूनल भी अपने आप बिना किसी एप्लीकेशन के भी एक्शन ले सकता है। तो खुद दे सकते हैं, किसी और आदमी को कहें वो डाल सकता है, कोई एनजीओ डाल सकता है, और ट्रिब्यूनल खुद भी ले सकता है। तो ये एप्लीकेशन वो उसमें डालेंगे मेंटेनेंस के लिए। और इसमें जो बात कही गई है
वो ये है जो बात है कि ट्रिब्यूनल भी जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इसका निपटारा करेगा और इंटरिम रिलीफ भी दे सकता है। ट्रिब्यूनल जो है वो कैंसिलिएशन ऑफिसर को नियुक्त एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगा, जहाँ भी देख के आओ इनके साथ क्या हो रहा है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के आधार पे वो मेंटेनेंस किसको बांधनी है, किसको ये देना है गुजारा भत्ता, ये तय कर देगा। और इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरह कि पहले ये चलेगा ये होगा, नहीं। समरी ट्रायल जैसा चाहे सीनियर ट्रिब्यूनल वैसा इसमें समरी ट्रायल करके मामले को क्लियर कर देगा कि किसने भत्ता देना है, किसने क्या करना है। तो इसको प्रक्रिया को आसान बनाया है। आसान इसलिए बनाया है कि यहाँ बुजुर्गों की बात है और वो ऐसे समय पे जब वो लाचार हैं, बेचारे हैं, उस वक्त जब उनकी संतान उनको देख नहीं पा रही है प्रॉपर्ली। ऐसे नालायक लोग भी हैं, जो ऐसे नालायक बच्चे भी हैं जो अपने बुजुर्गों को दुखी करते हैं, उनके लिए इसका प्रोविज़न है। तो ये जो है, अगर वो जो अफसर नियुक्त किया है ट्रिब्यूनल ने, वो जाके देखता है, वो जाके कहता है भाई आपके ये हैं और आप ये नहीं कर रहे, और वो कहते साहब माफ़ी हमें दे दो, हमने गलती की और अब से आगे हम करेंगे। और वो बैठ के कोई सॉल्यूशन, कोई सेटलमेंट बनाता है कि आपसे बाद में ये चीज़ें करेंगे, इसके लिए एग्री कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ साहब हम एग्री कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे। और वापस ट्रिब्यूनल को जाके ये रिपोर्ट देता है कि साहब मैं गया था और ये रिपोर्ट है, इसके बच्चों ने ऐसे कहा, इसने ये कहा, और वो तैयार हैं हर तरह से। और माँ बाप का तो दिल पसीज भी जाता है। जब वो आए तो बच्चे थोड़े डर गए, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी साहब कर लो जैसे आप। उसने लिख के जो रिपोर्ट दी, तो फिर ट्रिब्यूनल जो सेटलमेंट हुआ है, जो अधिकारी उन्होंने भेजे उनके सामने सेटलमेंट हुआ जिस तरह से हुआ और दोनों एग्री हो गए, उस सेटलमेंट को ही अपना निर्णय बना देगा। ये इसमें प्रोविज़न है। और जो मेंटेनेंस है, वो जो ऑर्डर दे दिया, उसकी कंप्लायंस विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो भी बच्चे हैं उनको करनी होगी, जो रिलेटिव हैं उनको करनी होगी 30 दिन के अंदर अंदर। अब ये बात हुई मेंटेनेंस की, गुजारे भत्ते की, जो मैंने कही। अब एक सवाल और उठता है, और वो सवाल है कि अगर मान लिया जाए कि कोई प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने, पेरेंट ने बच्चों को वो प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी, गिफ्ट से दी या रिलिंग्विशमेंट डीड कर दी, या जो है फैमिली सेटलमेंट के तहत उसको दे दिया। अब प्रॉपर्टी तो ले ली, परंतु देखभाल नहीं कर रहे। तो इसमें एक्ट में सेक्शन 23 है, और उस सेक्शन के तहत, उस धारा के तहत
जो प्रॉपर्टी उसने अपने बच्चों को दी उसको वापस भी ले सकता है। वो पेरेंट वापस भी ले सकते हैं, जो उसने गिफ्ट दी वो गिफ्ट रद्द हो जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें हिफाजत की लिए मैं कहता हूँ। एक तो ये जो प्रॉपर्टी वापस होगी, क्योंकि ये एक्ट 2007 में आया, तो यदि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी 2007 से पहले उन वरिष्ठ नागरिकों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 2007 से पहले दिए, तो वो इसमें शामिल नहीं, क्योंकि कानून जो हैं वो पीछे से लागू नहीं होते। जब कानून ही नहीं था उस टाइम पे दी और शुरुआत कर दे इस तरह से कि साहब पीछे की भी दे दो, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा। पता नहीं प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पहुँच गई। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा, एक मैटर डाला था और हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर 2007 से पहले की, जिस डेट को ये लागू हुआ है, उससे पहले की किसी संपत्ति को हम का जो आपने गिफ्ट दी या कैसी दी, रद्द करके आपको उसका अधिकारी नहीं बना सकते। तो पहली बात हुई कि 2007 से पहले के शामिल नहीं हैं, कोई भी मामला 2007 के बाद का कोई गिफ्ट दिया है या कुछ किया है। दूसरी जो खास बात है वो बात है कि अच्छा हो, अब सब लोग जब से ये एक्ट आया है उसमें जब आप गिफ्ट दे रहे हैं या रिलिंग्विशमेंट कर रहे हैं या फिर फैमिली सेटलमेंट कुछ भी है, तो उसमें एक आध क्लॉज डाल दें कि भाई मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ पर इनको हमारी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा हो जाए। अगर नहीं भी डाली है तो कोई बात नहीं है, जिसके प्रोविजन फिर भी लागू होते हैं, ये माना जाएगा प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट में दी है आपको, तो आपका फर्ज है। और जो चीज़ है उसमें ये भी ज़रूरी है इस सेक्शन के लिए कि बच्चों ने मना किया हो, वो उनकी मेंटेनेंस ना कर रहे हो, उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं कर रहे हो। देखभाल प्रॉपर कर रहे हैं और फिर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहे तो नहीं मिलेगी। ये ज़रूरी है कि उन्होंने आपकी देखभाल नहीं की, नहीं कर रहे, तो ही आप वो प्रॉपर्टी वापस आएगी। तो उस बारे में आप जब ट्रिब्यूनल में दरखास्त लगाएंगे तो वो जो है इसमें आपकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा। यहाँ एक मज़ेदार किस्सा मैं बताऊं, मैं पढ़ रहा था, एक ये ऑटोबायोग्राफी है विजयपत सिंघानिया की, बड़ा पॉपुलर केस है, लोग जानते हैं कि किस तरह से उसके लड़के ने उनको बाहर किया, रेमंड के मालिक। तो इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है इसी में कि उन्होंने इसी में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 है, उसमें एज सीनियर सिटीजन उन्होंने अपना प्रोटेक्शन मांगा है। अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी थी अपने लड़के को, उसको वापस मांगा है उन्होंने। ट्रिब्यूनल में इसकी दरखास्त डाली है। 2007 में एक्ट आया, 2014 में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी, तो वो उनको वापस मिल सकती है। तो इस तरह के चीज़ें, हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेंटेनेंस मुझे नहीं चाहिए, अब ये डिसाइड होना है कि क्या होगा उनके फेवर में।
तो ये चीज़ें, ये सेक्शन 23 कहता है। सेक्शन 23 कहता है कि वो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाएगी। अब इसमें कई चीज़ें हैं, जो एक तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और अगर ट्रिब्यूनल में कोई चीज़ चल रही है तो उनके जो बच्चे हैं वो किसी दूसरे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाके स्टे वगैरह नहीं ले सकते। इसमें सेक्शन 27 में इसको प्रतिबंधित किया है कि कोई और कोर्ट स्टे वगैरह नहीं दे सकता, ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। और ट्रिब्यूनल में भी जो अधिकारी उन्होंने बना रखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको नियुक्त करेगी कि वो देखे कि ये सब चीज़ें लागू हों, जो भी उनको मिल रहा है, मिलना चाहिए, वो सब लागू करने के लिए डीएम को स्टेट गवर्नमेंट अधिकृत करेगी, कर रही है। अब ये बात मैंने बताई कि किस तरह से इनके हितों की रक्षा, उनको भत्ता भी मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी अपनी आवश्यकताएं रहने की, कपड़े की और खाने पीने की और मेडिकल की पूरी हो। सरकार के लिए भी कहा गया है कि सरकार जो है वो सीनियर ओल्ड एज होम बनाए, डायरेक्शन है इसमें, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए, और ऐसे लोगों की हॉस्पिटल में भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको बेड मिलना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को, वो लाइन में ना लगे, उनके लिए अलग से प्रोविज़न करना चाहिए। तो ये हिदायत सरकार को भी दी गई। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बातें मैं करूँगा। तो आज मैंने सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स के बारे में जो एक्ट है 2007 का, सीनियर सिटीजन एक्ट जिसको पॉपुलरली कहते हैं, उसके बारे में ये बात की। आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, बताएं कि जो मैंने कहा उसमें कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लें। आइंदा आप किस एक्ट के बारे में, किस कानून के बारे में, किस विषय के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। मैं प्रयास करूँगा कि उसको भी आने वाले वीडियो में शामिल करूं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आइंदा भी आता रहूँगा। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।